हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। फ्रांस के राफेल फाइटर जेट कितने कैपेबल है इस बात को लेकर के हम लोग संदेहप्रद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी खुद इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी है। लेकिन इसी बीच फ्रांस से बुधवार को एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आती है, जहां पर फ्रांस के राफेल फाइटर के द्वारा न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और इस मिसाइल को राफेल फाइटर से लॉन्च किया गया था। और ये पूरा का पूरा वाकया डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लिकोर्नो की उपस्थिति में किया गया है। इस मिसाइल का नाम है ASMPAR, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। हालांकि इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल को बिना किसी न्यूक्लियर वॉरहेड के फायर किया गया है। यहाँ पर उद्देश्य था इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को एनालाइज करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इस टेस्ट की टाइमलाइन, क्योंकि ये टेस्ट उस समय आयोजित किया गया जब अभी हाल ही में रूस के द्वारा जो न्यूक्लियर ड्रिल्स हैं उनकी जो शुरुआत है वो साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में की गई है और ये यूक्रेन के बॉर्डर्स के नज़दीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ लोग इसे फ्रांस का रूस को जवाब भी मान रहे हैं। आने वाले भविष्य में कहा जा रहा है कि ASMPAR मिसाइल के और भी एडवांस वेरिएंट हैं जो टेस्ट किए जाएंगे राफेल फाइटर्स से, क्योंकि फ्रांस ये चाहता है कि उनके पास जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है राफेल से फायर की जाने वाली वो रेडी स्टेट में रहें और किसी प्रकार की उसमें डिले देखने को ना मिले। अब यहाँ पर जब से ये खबर सामने आई है इंडियन डिफेंस के गलियारे में भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको भारत से भी जोड़कर देख रहे हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि आने वाले भविष्य में भारत को भी इस मिसाइल का एक्सेस मिल सकता है, यानी भारत को भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं उनका एक्सेस दिया जा सकता है। हालांकि ये चीज़ें अभी दूर है, भारत के पास खुद की जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं ये उपलब्ध होने वाली हैं या हो चुकी हैं ऑलरेडी, और भारत को इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि राफेल फाइटर्स की बात करें तो फ्रांस से जो सबसे बड़ी उम्मीद फिलहाल हमें है वो MRFA के अंतर्गत 114 राफेल फाइटर्स की है, और हम आशा करते हैं कि हमारी ये उम्मीद बहुत जल्दी पूरा होगी। और जैसे ही जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं उसके बाद जैसे नई गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है तो ये उम्मीद है कि MRFA को लेकर के कुछ बड़ी हलचल हमें देखने को मिल सकती है, या शायद हमारा एक लंबा इंतजार जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए अभी हमें इलेक्शन के रिजल्ट तक का वेट करना पड़ेगा, और तब तक हमें इसी चीज़ से दिलासा देना पड़ेगा खुद को कि राफेल फाइटर भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में इस समय जो एडवांस वेपन सिस्टम है इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और इसी क्रम में एक बड़ा डेवलपमेंट हमें वर्ष 2021 में देखने को मिला था, जब भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL और यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA के मध्य में। ये एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट था जिसके अंतर्गत यूरोप की लीडिंग मिसाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत में जो एक पूरी की पूरी फैसिलिटी है जहां पर मिसाइल की फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाना था, उसको स्टैब्लिश करने वाली है। बेसिकली ये जो फैसिलिटी होगी इसके अंतर्गत भारत में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी ASRAAM का निर्माण किया जाएगा, और इससे भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस होगी। अगर हम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से आई रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इस चीज़ की उम्मीद है कि आने वाले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में ASRAAM के बड़े ऑर्डर जो है भारतीय वायुसेना से मिलने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जैगुआर की फ्लीट के अलावा जो तेजस मार्क 1A की फ्लीट है इसको भी ASRAAM से इक्विप किया जाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस मार्क 1A से हट करके तेजस मार्क 2 में भी हमें ASRAAM का एक्सेस देखने को मिलेगा। और जब भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड मिलेगा और इसमें जो इंडियन मेड रेडार सिस्टम है ये इंटीग्रेट किए जाएंगे, तो उसके बाद सुखोई 30 MKI में भी ASRAAM का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भविष्य में जितने भी एडवांस फाइटर्स होंगे उसमें ASRAAM हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के ये जो एडवांस मिसाइल है ये हमें अब जैगुआर से हट के दूसरे प्लेटफॉर्म में भी देखने को मिलेगी। और कहा जा रहा है कि इस समय दुनिया में जब शॉर्ट रेंज मिसाइल की बात होती है तो ASRAAM का अपना ही एक अलग स्थान है, क्योंकि शॉर्ट रेंज की डॉग फाइट्स में या एरियल इंगेजमेंट में इसका कोई सानी नहीं है। ये काफ़ी इम्प्रूव एरोडायनेमिक डिज़ाइन के साथ में आती है और इसमें एक बड़ी रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का राज है।
वहीं एशराम एक सुपीरियर स्पीड और एजिलिटी को भी ऑफर करती है एरियल एंगेजमेंट में। इसकी जो डिज़ाइन है ये इंश्योर करती है कि इफेक्टिवली जो टारगेट्स हैं उनको मैक्सिमम डिस्टेंस में जाकर के इंगेज कर सके, और इस मिसाइल के जो एडवांस सेंसर है उसकी बदौलत इसको जैम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि ये इकलौती मिसाइल नहीं है जिस पर भारत का ध्यान केंद्रित है। अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो एशरैम के अलावा जो पाइथॉन 5 है, इस प्रकार की मिसाइल्स को भी तवज्जो दी जा रही है। और कुछ र्यूमर तो ये भी कहते थे कि अस्त्र बीवीआर मिसाइल का एक शॉर्ट रेंज वेरिएंट जिसका नाम अस्त्र आईआर है, ये भी भविष्य में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि 2021-22 में इसको लेकर के कई आर्टिकल लिखे गए, लेकिन हाल ही के दिनों में इसको लेकर के कोई भी नई रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो इसलिए अभी हम इसके करंट स्टेटस पे कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल भारत में हमें शॉर्ट रेंज की मिसाइल भी देखने को अवश्य मिलेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अर्जेंटीना को लेकर के। हम सब जानते हैं कि अर्जेंटीना भारत के साथ काफ़ी लंबे समय तक जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इनको लेकर के बातचीत करता रहा, और ये माना जाने लगा था कि अर्जेंटीना के द्वारा शायद इस डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, और इसी क्रम में भारत को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन तभी उस प्रोग्राम में एंट्री होती है अमेरिका की, और अमेरिका के द्वारा अर्जेंटीना को फोर्स किया जाता है कि वो डेनमार्क के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे जो कि यूज्ड एयरक्राफ्ट है, और बाद में अर्जेंटीना के द्वारा ऐसा किया जाता है। और एक सवाल जो सबके मन में था कि आखिरकार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और जेफ-17 थंडर को रिप्लेस करने की क्या कोई वाजिब वजह थी या सिर्फ अमेरिकी दबाव में ये काम किया गया, तो फाइनली कुछ लोकल मीडिया सोर्सेज हैं जिनके द्वारा मीडिया अपडेट्स के माध्यम से इसको लेकर के महत्वपूर्ण टिप्पणियां करी गई हैं। अब अगर हम वहाँ के लोकल मीडिया सोर्सेज की बात माने, रिपोर्ट्स की बात माने, तो यहाँ पर जो की फैक्टर था जिसने अर्जेंटीना को F-16 चुनने के लिए इन्फ्लुएंस किया वो था ब्रिटिश कंपोनेंट का ना होना। अर्जेंटीना फॉकलैंड वॉर के बाद से लगातार जो ब्रिटिश कंपोनेंट हैं उनको लेकर के प्रतिबंध को झेल रहा है, और कई बार अलग अलग एयरक्राफ्ट को साइन करने से पहले ही डील कैंसिल करनी पड़ी थी, और ये चीज़ अब इस डील में ना हो इसके लिए अर्जेंटीना काफ़ी परेशान था, क्योंकि फॉकलैंड वॉर के बाद से ब्रिटेन ने अपने कंपोनेंट को प्रतिबंधित कर दिया था अर्जेंटीना के लिए। और हम सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कई ब्रिटिश कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इजेक्शन सीट, रिफ्यूलिंग प्रोब या फिर नोज कोन हो गया। और भारत ने यह आश्वासन निश्चय दिया था कि अगर अर्जेंटीना तेजस को सेलेक्ट करता है तो वो इस पार्ट को रिप्लेस करेंगे। लेकिन अर्जेंटीना के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन पार्ट्स को आखिरकार कब तक रिप्लेस किया जाएगा, कितना समय लगेगा, क्या इसमें पोटेंशियल डिले हमें देखने को मिल सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा डिले हुई तो अर्जेंटीना का प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम काफ़ी प्रभावित हो सकता था। और इन्हीं सारे कारणों ने जो इस पूरे डील थे उसको हैम्पर किया, और जो अर्जेंटीना है उसको F-16 चुनने पर बाधित किया। वही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तेजस तो चलिए फिर भी इस कारण की वजह से रिजेक्ट किया गया, लेकिन जेफ-17 थंडर को इस पूरे कंपटीशन में लीस्ट कैपेबल फाइटर जेट का दर्जा मिला था। यानी तीनों फाइटर जेट्स में जो सबसे कम कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट माना गया वो था बेसिकली जेफ-17 थंडर, जिसको लेकर के रिपोर्ट्स में कहा गया कि चाइनीज इंजन की परफॉर्मेंस के चलते वो काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को ना चुनना ही ठीक समझा। वहीं जिस प्रकार के दूसरे ऑपरेटर के अनुभव रहे हैं जेफ-17 थंडर को लेकर के, इसने भी अर्जेंटीना को सोचने में विवश किया, और इसके चलते उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को नहीं चुना, और उनके पास फिर इकलौता ऑप्शन बचता था F-16 फाल्कन, जो कि यूज्ड एयरक्राफ्ट है डेनमार्क के। लेकिन ये अर्जेंटीना की ऑपरेशनल नीड को पूरा करने में सक्षम थे, इसीलिए अर्जेंटीना ने इनको चुनना सही समझा, क्योंकि इस समय उन्हें तत्काल तौर पर सुपरसोनिक फाइटर्स की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।